Jai Hind to one and all. Today I am here with the 8th class SST. Today we are going to discuss about chapter number 16, that is South America economic feature. In our previous lesson, in lesson number 15, we have discussed a lot about South America geographical feature. Now we are discussed about economic features. So let's start. In the previous lesson, we have learned about geographical features of the South American continent. देखिए इसके पहले वाले लेसन में हमने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के ज्योग्राफिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने जाना कि वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पर ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा है, पानी वगैरह बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट वेल्थ और नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा वहाँ पर डिपोजिशंस ऑफ मिनरल्स भी पाया जाता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। इस लेसन के अंदर हम ये जानेंगे कि हाउ दिस कॉन्टिनेंट इज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज, किस तरीके से इस रिसोर्सेज के बेसिस पे ये कॉन्टिनेंट इकोनॉमिकली डेवलप्ड हुआ है। ओके, और किस तरीके से इन्होंने अपने कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड और लोगों की लाइफ को डेवलप किया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक फीचर्स में एग्रीकल्चर की, कि एग्रीकल्चर से किस तरीके से यहाँ के लोगों ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट करी। देखिए अबाउट 10%, यहाँ की जो 10% लैंड है साउथ अमेरिका की, वहाँ पर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है। मतलब टोटल जितनी लैंड है उसके 10% हिस्से में एग्रीकल्चर होता है। ज़्यादातर ये अर्जेंटीना और यूरुग्वे के पार्ट के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड है और वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है। इसके अलावा जो सेंट्रल चील है वो भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, वहाँ पर भी एग्रीकल्चर होता है। और इस एग्रीकल्चर के साथ साथ सेम टाइम वहाँ पर ग्रासलैंड at same time farming is done in the grassland which are less fertile। इसके अलावा जो फर्टाइल लैंड है वहाँ पर एग्रीकल्चर होने के साथ साथ जो ग्रासलैंड है वहाँ पर भी एग्रीकल्चर होता है, लेकिन वो थोड़ी सी लेस फर्टाइल है। साउथ अमेरिका के अगर मेन क्रॉप की बात करें तो व्हीट और मेज है। ओके, जो व्हीट प्रोड्यूस होता है वो टेम्परेट क्लाइमेट के अंदर प्रोड्यूस होता है। मेजर प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट की बात करूं तो अर्जेंटीना और चील है। इसके अलावा जो मेज प्रोड्यूस होता है वो हॉट क्लाइमेट एंड एरियाज दैट गेट सफिशिएंट रेन। मेज ऐसे एरिया में प्रोड्यूस होता है जहां पर रेन अच्छी हो और थोड़ा सा क्लाइमेट हॉट हो। तो ब्राजील और अर्जेंटीना ये व्हीट के मेन प्रोड्यूसर है, सॉरी मेज के मेन प्रोड्यूसर है। ओके, मेज इज बेसिकली साउथ अमेरिकन क्रॉप व्हिच लेटर ऑन रीच इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। देखिए मेज की अगर बात करूं तो मेनली ये साउथ अमेरिकन क्रॉप ही है, लेकिन बाद में ये दुनिया के अलग अलग देशों में पहुंची और वहां पर भी इसकी खेती होने लगी। ब्राजील का दुनिया में 3rd नंबर है पूरे वर्ल्ड के अंदर मेज प्रोडक्शन के अंदर। ओके, और अर्जेंटीना 4th नंबर पे है। द मेजर कैश क्रॉप ऑफ द कॉन्टिनेंट आर, अब देखें ये तो हमने फूड क्रॉप की बात करी, मेज और व्हीट। अब अगर मैं कुछ कैश क्रॉप की बात करूं जहां से पैसे कमाए जाते हैं तो वो भी बहुत सी कैश क्रॉप्स होती है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, जैसे कि कॉफी है, शुगर केन, कोको, बनाना, ये सब चीजें। इसके अलावा कॉटन, टोबैको, रबर, फ्रूट्स, पोटैटो, ये भी यहाँ की कुछ मेन कैश क्रॉप्स हैं। जो ब्राजील है उसको हम कॉफी पॉट ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं क्योंकि यहाँ कॉफी का लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है। ओके, देखिए जो कैश क्रॉप होती है उसको ट्रेड क्रॉप भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हम ट्रेड करते हैं या इससे बिजनेस करते हैं और इनकम को लेते हैं, इनकम को अर्न करते हैं। ओके, चलिए, देयर आर बिग प्लांटेशन रीजन ऑफ कॉफी एंड शुगर केन इन साउथ अमेरिका वेयर दीज आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। देखिए अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की तो कॉफी और शुगर केन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है, लार्ज नंबर में होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ब्राजील हैज द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन द कॉफी प्रोडक्शन एंड कोलंबिया इज नेक्स्ट। ब्राजील का दुनिया में सबसे पहला नंबर है कॉफी प्रोडक्शन में और कोलंबिया का उसके बाद 2nd नंबर है। इसके अलावा इक्वेडर, पेरू, सूरीनेम ये भी कॉफी के प्रोड्यूसर है, यहाँ भी कॉफी प्रोड्यूस होती है। ओके, द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्री, साउथ अमेरिका की मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की अगर बात करूं तो वो है ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, पेरू। ओके, इसके अलावा ब्राजील के अंदर शुगर केन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वर्ल्ड लेवल पे यहाँ शुगर केन प्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा जहाँ शुगर केन प्रोडक्शन होता है उन देशों के नाम है बोलीविया, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, अर्जेंटीना, ये भी शुगर केन के लार्ज क्वांटिटी के प्रोड्यूसर है। मतलब यहाँ पर भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर केन होता है।
ओके, इक्वेडर के अंदर बिगेस्ट बनाना प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा दुनिया का जो बनाना प्रोड्यूस होता है किसी जगह पर तो वह है इक्वेडर। देयर आर फ्यू रिच पीपल इन साउथ अमेरिका हु ऑक्यूपाई बिग फार्म एंड प्लांटेशन। बहुत से साउथ अमेरिका में, बहुत से तो नहीं, फ्यू कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत अमीर हैं और बड़े बड़े फार्म के ऑनर है, बड़े बड़े फार्म को ऑन करते हैं, प्लांटेशन वगैरह लगाते हैं वहाँ पर। द वर्कर हु वर्क हियर आर इन लार्ज नंबर एंड मोस्टली फॉर द पुअर क्लास। यहाँ पर कुछ काम करने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ज़्यादातर जो है गरीब हैं इसमें से, है ना। जो काम करने वाले होते हैं अक्सर गरीब ही होते हैं और जो ऑनर होते हैं वो कहीं ना कहीं पैसे वाले होते हैं। तो यहाँ पर भी वही लॉ फॉलो हो रहा है कि जो साउथ अमेरिका में लैंड ऑनर्स हैं वो अमीर हैं, रिच हैं, और बाकी जो वर्कर्स वगैरह हैं वो पुअर हैं। ओके, अब देखिए अगर मैं अलग अलग क्रॉप्स की बात करूँ, यहाँ पर आपको एक टेबल दिया हुआ है, तो यहाँ से हम समझेंगे कि कौन से एरिया की मेजर क्रॉप कौन कौन सी। देखिए वीट की अगर मैं बात करूँ तो अर्जेंटीना, चीली और पैराग्वे में वीट बहुत ज्यादा होता है। राइस की बात करें तो बोलीविया, ब्राजील, इक्वेडर, पैराग्वे, अर्जेंटीना, यहाँ पर राइस बहुत होता है। मेज की बात करें तो ब्राजील, बोलीविया, इक्वेडर, पैराग्वे, अर्जेंटीना। पोटैटो की बात करें तो बोलीविया, इक्वेडर, अर्जेंटीना, पैराग्वे, पेरू। फिर जूसी फ्रूट्स की बात करें, जूसी फ्रूट मतलब जिसमें जूस होता है वो होते हैं अर्जेंटीना, चिली, इक्वेडर, पैराग्वे, सूरिनाम और यूरुग्वे में। बनाना की अगर हम बात करें तो इक्वेडर, बोलीविया और ब्राजील। टोबैको होता है ब्राजील, पैराग्वे, यूरुग्वे। फिर कॉटन होता है ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और पेरू। कोको होता है ब्राजील एंड इक्वेडर। शुगर केन की बात करूं तो ब्राजील, इक्वेडर, पेरू और सूरिनाम। रबर की हम बात करें तो ये ब्राजील में होता है और सोयाबीन की बात करें तो अर्जेंटीना और ब्राजील में। तो ये कुछ साउथ अमेरिका की कंट्रीज है जहां पर जिस फसल का प्रोडक्शन होता है उसके नाम दिए हुए हैं आपको, वो एक बार आप और अच्छे से इसको रीड कर लेंगे। तो ये बात हुई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, खेती से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे केटल एंड शिप रियरिंग इंडस्ट्री की। यहाँ की देखिए, there are big grassland in the South America where the cattle and rearing, sheep rearing is done on a large scale। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर के अलावा बड़े बड़े ग्रासलैंड भी हैं यहाँ। उस ग्रासलैंड पर भी एग्रीकल्चर हो जाता है, वो लेस फर्टाइल है ना। तो जो ग्रासलैंड है वहाँ पर शिप रियरिंग और कैटल रियरिंग का वर्क भी होता है लार्ज स्केल में, बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में। This industry flourished in the Llanos grassland near Orinoco Basin in Venezuela। अब ये जो इंडस्ट्रीज है, मतलब कि जो कैटल रियरिंग एंड शिप रियरिंग इंडस्ट्रीज है, ये ज्यादा जो फ्लोरिश हुई है वो कहाँ पर हुई है? लैनोस ग्रासलैंड के अंदर। ये लैनोस ग्रासलैंड कहाँ है? ओरिनिको रिवर के बेसिन के अंदर है। ये कहाँ है? वेनेजुएला में। The central part of the continent, the plain of Pampas of Bolivia, Uruguay, पैराग्वे, अर्जेंटीना, known as cattle and sheep rearing। इसके अलावा यहाँ का जो सेंट्रल पार्ट है कॉन्टिनेंट का, जिसको प्लेन ऑफ पंपास कहा जाता है, ओके, वो भी कैटल रियरिंग और शीप रियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ के कुछ एनिमल की बात करूँ तो काऊ, ऑक्स, शीप, गॉट, पिग्स और हॉर्सेस, ये यहाँ पर ये यहाँ के मेन एनिमल्स हैं, ओके, जिनकी रियरिंग वगैरह की जाती है। द हाई प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, मीट, स्किन एंड वुल फ्रॉम दिस कैटल हेल्प इन एक्सपोर्ट फ्रॉम अर्जेंटीना। अब देखें, ये जब एनिमल को पाला जाता है तो इन एनिमल्स से मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। मिल्क, दूध का एक ज़्यादा मात्रा में जो दूध है वो, मीट, इसके अलावा स्किन और वुल वगैरह, तो इसका प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। और ये इतना होता है कि दुनिया के देशों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है, ओके। The high production of milk, meat, skin and wool from these cattle help in export from Argentina, Uruguay, Paraguay, etc. countries। तो देखें यहाँ जो प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा होता है कि अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट वगैरह कर दिया जाता है। अर्जेंटीना इज द बिगेस्ट कंट्री फॉर कैटल रियरिंग। यहाँ की जो सबसे बिगेस्ट कंट्री है कैटल रियरिंग के मामले में वो अर्जेंटीना है और सेकंड नंबर पे यूरुग्वे है, ओके। जो वुल प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में वर्ल्ड फेमस है, लार्जेस्ट वुड प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड में। आगे हम बात करें फिशरीज की। देखिए फिशरीज की बात करते हैं तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हैव कोस्ट ऑल अराउंड इमेंस डिपोजिशन ऑफ फिश। अब अगर आप
साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो उसके चारों तरफ क्या है, कोस्टल एरिया से घिरा हुआ है। तो इसके कोस्टल एरियाज में फिशेस का बहुत ज्यादा डिपोजिशन है। यहाँ पर जो फिश है वो लार्ज क्वांटिटीज के अंदर पाई जाती है इसके कोस्टल एरिया में। पैसिफिक ओशियन इसके वेस्ट के अंदर है, वहां पर भी बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटीज में पाई जाती है। जो फिश इंडस्ट्रीज है वो पेरू में बहुत ज्यादा डेवलप है और पेरू जो है लीडिंग एक्सपोर्टर्स है फिश का दुनिया के अंदर। ओके, द 1/5 प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑफ द वर्ल्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। दुनिया का 1/5 मतलब 20% जो फिश प्रोडक्शन है वो केवल साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से होता है। ओके, एज देयर इज नो कंजम्पशन ऑफ सो मच फिशेस हियर, यहाँ ज्यादातर जो फिश है इसका कंजम्पशन नहीं होता इतना, लेकिन दूसरे देशों को फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। बिसाइड्स सी कॉट फिशेस आर आल्सो कॉट फ्रॉम रिवर्स। सी कोस्ट के अलावा जो फिशेस है वो रिवर्स वगैरह से भी ली जाती है, वहां से भी पकड़ी जाती है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का जो इसका फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्री वो हम कल देखेंगे। आप थोड़ा फोकस्ड रखेंगे माइंड में। हम देख रहे हैं साउथ अमेरिका के इकोनॉमिक फीचर्स के बारे में। तो हमने ये सब इकोनॉमिक फीचर्स देखे कि कहाँ से ये पैसे कमाते हैं, भाई एग्रीकल्चर से कितने क्या पैसे कमाते हैं, क्या यहाँ पर क्रॉप्स वगैरह होती है, कैटल रियरिंग और शिप रियरिंग कैसी है यहाँ पर, और इसके अलावा फिशरीज वगैरह हमने देखा। अब हम कल देखेंगे फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट इंडस्ट्री जो कि पेज नंबर 151 पे है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।